देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हो काम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले हेडलाइंस। दाऊद का करीबी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा गिरफ्तार, अदालत ने टुंडा को 3 दिनों की पुलिस तहवील में भेजा। इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर के मुलजिम पीपी पांडे 4 दिनों की सीबीआई तहवील में, वकील सफाई की मौजूदगी में होगी पूछताछ। वक्फ तरमीमी बिल को काबीना में मंजूरी, पार्लियामेंट के मानसून इजलास में बिल पेश किए जाने का रास्ता साफ। और बिहार उर्दू एकेडमी को माली बहरान का सामना, कागज कलम खरीदने के लिए भी नहीं है पैसे। और अब खास बात की तफसील। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस ने मतलूब दहशतगर्द अब्दुल करीम टुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टुंडा को हिंद नेपाल सरहद पर गिरफ्तार किया गया। 70 साला टुंडा दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा का बम एक्सपर्ट बताया जाता है। अब्दुल करीम टुंडा मुल्क में 1996 से 1998 के दरमियान 40 दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मतलूब था। टुंडा को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी भी बताया जाता है। 1990 की दहाई में टुंडा मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गया था। बांग्लादेश में टुंडा के हलाक होने की खबर आई थी। बाद में केनिया में उसकी गिरफ्तारी की भी खबर आई थी। ताहम केनिया ने बाद में कहा था कि गिरफ्तार किया गया शख्स टुंडा नहीं है। टुंडा जो कि एक एलईटी का ऑपरेटिव है, एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटिव, और इंडियाज 20 मोस्ट वांटेड लिस्ट में जिसका नाम है, वो कल पकड़ा गया है और उसे हम दिल्ली ले आए और हमने उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। आईबी के साबिक डायरेक्टर अरुण भगत ने अब्दुल करीम टुंडा की गिरफ्तारी को एक अहम कामयाबी से ताबीर किया। ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी कामयाबी है और बहुत अच्छा काम किया है दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि ये टुंडा बहुत दिनों से एक्टिव रहा है। ये काफी स्किलफुल ऑपरेटर है और साथ साथ ये लोगों को भी फुसलाने में काफी इसने अपनी काबिलियत दिखाई है। तो पिलुकिया गांव का रहने वाला था ये, और गुजरात में भी इसका कोई कनेक्शन था। शायद एक बीवी उसकी गुजरात में रहती थी। फिर इसके जो संबंध है तंजीमों के साथ, जैश ए मोहम्मद के साथ, लश्कर तौयबा के साथ, ये काफी नजदीकी हैं और मैं समझता हूं कि किसी खास काम के लिए ये आ रहा था। उधर दिफाई उमूर के माहिर भरत वर्मा का कहना है कि टुंडा का पकड़ा जाना दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक इंतहाई जरूरी था। जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, भारत की प्रॉब्लम जो आ रही है वो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है कि हम चारों तरफ से इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट कंट्री से घिरे हुए हैं, और अगर नक्शे में आप देखें, और दूसरी तरफ चाइना से घिरे हुए जो तानाशाही है, तो इन लोगों को पनाह मिल जाती है, हमारे यहां से भाग जाते हैं,
पकड़े नहीं जाते हैं, दूसरे देश में जाके फिर हमारे यहाँ लोगों को उकसाते रहते हैं, भड़काते रहते हैं, फंडिंग करते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग करते रहते हैं आतंकवाद फैलाने की। इसलिए टुंडा का पकड़ा जाना, हालांकि उसकी उम्र हो गई है, टुंडा का पकड़ा जाना, उसका स्ट्रिक्ट सजा, कन्विक्शन होना और रैपिड फास्ट ट्रैक कोर्ट में कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर के मुलजिम और सीनियर आईपीएस अफसर पीपी पांडे को सीबीआई की तहवील में दे दिया गया है। सीबीआई ने हालांकि 14 दिनों की रिमांड तलब की थी, लेकिन एसीजेएम की अदालत ने पांडे के सिर्फ 4 दिनों की तहवील उन्हें सिर्फ 4 दिनों की तहवील में दिया। तहवील की ये अर्जदाश्त एडिशनल डीजीपी की जानिब से दाखिल की गई थी। सीबीआई अब पीपी पांडे से पूछताछ करेगी, लेकिन ये पूछताछ पांडे के वकील की मौजूदगी में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पांडे की पेशगी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद उन्हें 27 अगस्त तक अदालती तहवील में भेज दिया गया था। यूपीए हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल सन 2010 को मंजूरी दे दी है। काबीना की मंजूरी के बाद अब बिल को जारी मानसून इजलास में पेश करने का रास्ता साफ हो चुका है। मिल्ली व सियासी दानिश्वरों ने हुकूमत से पुरजोर अपील की है कि इस बिल को इसी सेशन में पास किया जाए, क्योंकि इससे वक्फ इमलाक की हिफाजत होगी। मरकजी वजीर के रहमान खान ने काबीना में वो 2 तरमीमात भी रखी थीं जिन्हें हालिया दिनों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुशावरत के जरिए हल का रास्ता करार दिया था। इनमें एक तरमीम वक्फ जायदादों की फरोख्त से मुताल्लिक थी, जिसे एतराज के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 30 जुलाई 2013 को हुई मीटिंग में हज़फ कर दिया गया था, जबकि दूसरी तरमीम लीज से मुताल्लिक थी, जिसका दायरा 3 रियासतों हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश तक महदूद था। हालांकि इन तरमीमात के लिए वजारत कानून और मरकजी काबीना की मंजूरी का रास्ता टेढ़ी खीर साबित हुआ, लेकिन मुस्लिम तबके के मुसलसल दबाव के पेश नज़र यूपीए सरकार के सामने राह फरार का कोई रास्ता नहीं बचा था। उम्मीद है कि वक्फ बिल इस सेशन में पास हो जाना चाहिए। हमारा मुतालबा भी यही है कि वक्फ बिल जो है वो इस सेशन में पास हो, इसलिए कि ये बहुत पुराना बिल है। ये 2010 में लोकसभा से पास हुआ था, उसके बाद फिर राज्यसभा में जा कर के ये रुका और सेलेक्ट कमेटी को दिया गया। सेलेक्ट कमेटी ने इस पे खासा काम किया और हम ये समझते हैं और उम्मीद भी करते हैं और मुशावरत के प्लेटफार्म से ये मुतालबा भी है कि इस बिल को इस सेशन में पास किया जाए। वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में 27 अप्रैल 2010 में पेश किया गया था, जिसे 7 मई 2010 को पास कर दिया गया था, लेकिन 27 अगस्त 2010 को राज्यसभा में इसकी पेशी पर ऐतराज जताया गया, जिसके नतीजे में मामला सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। सिलेक्ट कमेटी ने तवील गौर खौज के बाद एक मजबूत बिल तैयार किया, जिससे वक्फ जायदादों की हिफाजत समेत इसकी पूरी देखभाल और सही मुआवजा हासिल हो सकेगा। सियासी, समाजी और मिल्ली दानिश्वरों का मुतालबा है कि इस बिल को इसी सेशन में पेश किया जाना चाहिए और जल्द से जल्द कानून साजी का मरहला पूरा किया जाना चाहिए। आपके उम्मीद ये है कि रहमान खान साहब ने बड़े अच्छे काम किए हैं इस वक्त, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ को लेकर, तो मैं समझता हूँ कि इसमें वो बिल्कुल सीरियस हैं और लगे हुए हैं, बहुत लगे हुए हैं। तो ये उम्मीद है हमें इंशाल्लाह पास हो जाएगा। दानिश्वर मानते हैं कि इस सेशन में वक्फ तरमीमी बिल पास होने के काफ़ी इम्कानात हैं, क्योंकि 2010 में आम इंतखाबात होने हैं और यूपीए हुकूमत मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहेगी। ईटीवी न्यूज़, नई दिल्ली। बिहार उर्दू अकेडमी माली बहरान का शिकार है। अकेडमी को गुज़िश्ता 3 साल से ग्रांट की कोई रकम नहीं दी गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अकेडमी के पास कागज़ और कलम खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं, जबकि मौजूदा हुकूमत उर्दू नवाजी का दम भरते नहीं थकती। अकेडमी के सेक्रेटरी का कहना है कि साबिका सेक्रेटरियों की लापरवाही के सबब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजे जाने में देरी हुई। नतीजे के तौर पर ग्रांट मिलने में दुश्वारी पेश आ रही है। हालांकि अकेडमी की जानिब से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजे जाने के बाद भी ग्रांट मिलने के रास्ते आसान नहीं हैं। तकनीकी कमी की वजह से वो रकम हम लोग को नहीं मिल सकी है। उसकी वजह यह है कि जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाना चाहिए था वक्त पर, तो शुरू में 3 सालों तक नहीं जा सका, जिसकी वजह से सरकार के यहाँ से सिर्फ तनख्वाह के मद में रकम मुहैया कराई गई और जो डेवलपमेंट के लिए रकम आनी चाहिए थी वो रकम नहीं मिल सकी।
बिहार में 27,000 उर्दू टीचरों की बहाली होनी है। 150 नंबरों के इम्तहान में सिर्फ 30 नंबरों के उर्दू के सवालात पूछे जाने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस सिलसिले में काफ़ी हंगामा आराई के बाद अब हुकूमत ने 60 नंबरों के उर्दू सवालात पूछने का ऐलान किया है। साबिक अपोजिशन लीडर गुलाम गौस ने हुकूमत के इस कदम की सताइश की है। उर्दू उम्मीदवारों को इस फैसले से काफ़ी राहत हुई है। बहुत आपत्तिजनक है। इस परीक्षा का नाम, सदन में कहा मैंने, इस परीक्षा का नाम स्पेशल टीईटी उर्दू रखा गया है। तो इसका मतलब उर्दू में स्पेशलिटी है और परीक्षा में उर्दू को महत्व नहीं दिया जा रहा है कि 150 नंबर में महज 30 नंबर का, तो उर्दू लड़के तो बहुत कम आएंगे। हम लोगों ने काफ़ी दबाव बनाया, हालांकि सदन में मंत्री जी तो नकारात्मक उत्तर देते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम कंसीडर करेंगे। देर से ही सरकार ने अच्छा काम किया है कि 30 नंबर को 60 नंबर कर दिया है, जो काबिल सताइश है। राजस्थान में मदरसा असामियों की बहाली में SC/ST रिजर्वेशन दिए जाने की शदीद मुखालिफत की जा रही है। अक़लियती मुलाजिम अफसर यूनियन के सूबाई सदर हारून खान ने ETV से बातचीत में बताया कि मदरसा असामियों की बहाली में रिजर्वेशन से अक़लियतों के हुकूक पर ज़रब लगेगी। वाज़ेह रहे कि राजस्थान हुकूमत ने गुज़िश्ता बजट में मदरसों में 6,000 असामियों की भर्ती का ऐलान किया था, जिसमें SC/ST को रिजर्वेशन की बात कही गई थी। पीछे सरकार की बहुत बड़ी साजिश है जिससे मदरसों का स्वरूप बिगड़ जाएगा, और उसके साथ ही कि ये भी है कि जो ये मदरसे हैं, चूंकि इनमें जब कोई मुसलमानों के अलावा दूसरे अध्यापक वहां पढ़ाएंगे, चूंकि अधिकांशतः मदरसे मस्जिदों में चल रहे हैं और उसमें पाकी नापाकी का भी होता है, और आने वाला जो वक्त होगा उसमें चूंकि ये ना सरकार के हित में होगा और ना ये मुस्लिम समुदाय के हित में होगा कि ये आरक्षण दिया जाना। क्योंकि हम लोगों का तो सरकार यही गुजारिश है कि इन जो मदरसा पैरा टीचर्स हैं सारे की सारे, इनको समायोजित किया जाए किसी तरीके से, ताकि वो सरकार के भी हित में रहेगा और समाज के भी हित में रहेगा। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, हब इंडिया का फेवरेट। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना तृतीय चरण का शुभारंभ। मुफ्त जांच सबके लिए। तृतीय चरण में 15 अगस्त से प्रदेश के 1,610 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं 195 डिस्पेंसरी पर 15 तरह की निशुल्क जांच सुविधा प्रारंभ। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में अब तक 12 करोड़ से अधिक रोगियों को निशुल्क दवा उपलब्ध कराई जा चुकी है। मुफ्त जांच योजना के प्रथम व द्वितीय चरण में अब तक 80 लाख निशुल्क जांचें की जा चुकी हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। महदुद दरासातुल इस्लामिया ने मध्य प्रदेश में मुस्लिम तलबा व तालिबात को दीनी उलूम के साथ साथ असरी तालीम से भी आरास्ता कराने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत भोपाल में इदारे के ज़ेर एहतमाम एक जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें भोपाल के मुक़्तदर उलमा ने शिरकत की। इस इदारे का मकसद ये है कि एक ऐसी नस्ल तैयार की जाए जो असरी उलूम से भी मुकम्मल तौर से वाकिफ़ हो, वो बेहतरीन इंग्लिश बोलना जानते हों, साइंसी उलूम से भी वो वाक़फ़ियत रखते हों बक़दर ज़रूरत, और इसी के साथ साथ असरी तकाज़ों को सामने रखते हुए
वो मुकम्मल तौर से कुरान, हदीस, फ़िक़ा, तफसीर, अरबी ज़बान, अरबी अदब के अंदर महारत हासिल करें, ताकि वो पूरे एतमाद के साथ, पूरी हिकमत के साथ, पूरे वसूक़ के साथ इस्लाम की हक़ानियत और इस्लाम की इफ़ादियत और इस्लाम का कायदाना रोल दुनिया के सामने पेश कर सकें इल्मी अंदाज के अंदर। अरबी मदारिस में 2 या 3% पूरे हिंदुस्तान में तलबा पढ़ते हैं, तो जो तलबा 97% स्कूल कॉलेजेस में हैं, उन तलबा के लिए हमने ये इदारा कायम किया ताकि वो दीनी तालीम हासिल कर कर अच्छा शहरी बन सके, अच्छा मुसलमान बन सके, अच्छा मुसलमान बन के पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की सही नुमाइंदगी कर सके। दिल्ली में महकमे आसार कदीमा के तहत आने वाली मसाजिद और मकबरों की बेहुरमती और कब्जा करने का मामला लंबे अरसे से जारी है। इसका तस्करा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है, लेकिन अभी तक सरकारी सतह पर इस मसले के हल के लिए कोई ख़ास पहल होती नज़र नहीं आ रही है। लेकिन मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने अभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। वो इन मकामात की हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही हैं। महकमा आसार कदीमा के तहत आने वाली मसाजिद की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है, इसके लिए कौमी अक़लियती कमीशन की जानिब से भी कोशिश की जा रही है। कमीशन इन मसाजिद की बेहुरमती रोकने के लिए भी कोशिश कर रहा है। कौमी अक़लियती कमीशन वज़ारत सक़ाफ़त और महकमा आसार कदीमा से बातचीत करके एक सर्वे करा रहा है। इसके तहत आसार कदीमा की ज़ेर निगरानी मसाजिद की सूरत हाल पर तफसील से सर्वे किया जाएगा। दूसरी जानिब कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन का मानना है कि मस्जिदों में नमाज की इजाज़त दी जानी चाहिए। ये जो सर्वे कर रहे हैं वो ये भी देख रहे हैं कि जो ऐसा सारे कदीमा के मसाजिद हैं जिनमें नमाज हो रही है, और ऐसे आपको पता है कि कई हैं, ये सफदरजंग टूम में है, एक मकबरे में है, एक यहाँ फिरोज शाह कोटला में है, और 2-3 और हैं, नूरी मस्जिद है, और 2-3 मस्जिद हैं जो पहले से ही उसमें नमाज हो रही हैं। तो ये वो भी जायज़ा लेंगे इस सर्वे के अंदर कि उनकी देखभाल किस तरह से हो रही है और अगर उसमें कोई कमी पेशी है उसके दूर कैसे की जा सके। दिल्ली में तकरीबन 40 मसाजिद महकमा आसार कदीमा के ज़ेर निगरानी है और अक्सर में नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं है, जबकि जुमे के रोज़ सड़कों पर नमाजियों का जम गफीर देखा जा सकता है। मस्जिदों में नमाज पढ़ने न देने की इजाज़त पर दानिश्वर अफसोस का इजहार करते हैं और उनका मानना है कि महकमा आसार कदीमा के तहत आने वाली मसाजिद की देखभाल सही तरह से नहीं हो रही है। मस्जिदों में नौजवान जोड़े बेहयाई और उरियानियत को फ़रोग़ दे रहे हैं। दानिश्वरों का कहना है कि खुदा का नाम लेने की जगह पर फहाशी को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लोधी गार्डन वहाँ भी आसार कदीमा के कंट्रोल में है, वहाँ जो चीज़ें बनी हुई मस्जिद भी है उसके अंदर। उस मस्जिद के अंदर मैंने खुद देखा है नौजवान लड़के लड़कियाँ कर रहे हैं बैठे हुए, तो मस्जिद की तो बेहरमती हो रही है ना, लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकते आप वहाँ। लड़के लड़कियाँ वहाँ बैठ करके कुछ भी करें, नमाज नहीं पढ़ सकते। महकमा आसार कदीमा की मसाजिद की बेहुरमती, पामाली और खस्ता हाली और इन पर कब्जे के पेश नज़र सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने वाज़ह किया था कि आसार कदीमा और वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया की हर 3 माह में एक मीटिंग होनी चाहिए और आसार कदीमा की मसाजिद की सूरत हाल पर गौर व फिक्र किया जाना चाहिए। वज़ारत अक़लियती उमूर और वज़ारत सक़ाफ़त को इस मामले का हल संजीदगी से निकालना होगा। कहीं ऐसा न हो कि मसाजिद और मकबरों की बेहुरमती, पामाली और कब्जे का सिलसिला मजीद दराज होता चला जाए। ETV न्यूज़, नई दिल्ली। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ होने पर अस्पताल में तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। शेरदिल जवां मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा फिट लाइन जिम वेस्ट, प्योर कॉटन फैब्रिक से बना अत्यंत आरामदेह शेरा फिट लाइन जिम वेस्ट दीवाना बना दे।
सुंदर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। हमारा आशियाना प्रकृति की गोद में। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना तृतीय चरण का शुभारंभ। मुफ्त जांच सबके लिए। तृतीय चरण में 15 अगस्त से प्रदेश के 1610 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं 195 डिस्पेंसरी पर 15 तरह की निशुल्क जांच सुविधा प्रारंभ। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में अब तक 12 करोड़ से अधिक रोगियों को निशुल्क दवा उपलब्ध कराई जा चुकी है। मुफ्त जांच योजना के प्रथम व द्वितीय चरण में अब तक 80 लाख निशुल्क जांचें की जा चुकी हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है, उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने कहा है कि तालीमी, समाजी, तिब्बी और दीगर शोबों में ईसाई तबके की खिदमत काबिल सताइश हैं। बेंगलुरु में ईसाई तबके के मजहबी और असरी तालीम मरकज़ ECC की गोल्डन जुबली की तकरीब से खिताब करते हुए हामिद अंसारी ने कहा कि मुल्क की तामीर और तरक्की में ईसाइयों की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। बेंगलुरु के वाइट फील्ड इलाके में मौजूद ईसाई तबके के तालीमी और तरबियती मरकज़ ECC ने अपने क़याम के 50 साल मुकम्मल होने पर गोल्डन जुबली तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने कहा कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा गुर्बत, फाकाकशी, नाखानदगी और दीगर मसाइल से दोचार है। इन हालात में भी नफरत और तशद्दुद को फ़रोग़ देने की कोशिशें हो रही हैं। हामिद अंसारी ने कहा कि दुनिया को ईसा मसीह के पैगाम मोहब्बत और अमन को समझने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में ईसाई तबके की खिदमत को सराहते हुए हामिद अंसारी ने कहा कि तालीम, तिब और समाजी शोबे में ईसाई इदारों की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। हामिद अंसारी ने कहा कि वो खुद एक ईसाई तालीमी इदारे से फारिग हुए हैं। The Christian community in India is noted for its work in the field of education, public health, charitable services and social services for the upliftment of the downtrodden, the poor and the needy. We can never forget these contributions. I am myself a product of a school run by Irish brothers in Simla and of a college run by Jesuits in Kolkata. इस मौके पर कर्नाटक के गवर्नर हंसराज भारद्वाज ने कहा कि दुनिया के सभी बड़े मज़ाहिब ने हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की में अहम रोल अदा किया है। हंसराज भारद्वाज ने कहा कि मुल्क में दीन इस्लाम की आमद के बाद ज़ात पात और ऊंच नीच को
नज़रअंदाज किया जाने लगा और मसावात को फ़रोग़ हासिल होने लगा। It's an ancient civilization, the foundation of which rests on a universal vision of the Vedic and Upanishadic thought. And later on, when Islam came to here, they contributed equality, and this casteism was also ignored by Islam. And we have imbibed all those spirits in Indian people. Our own lives demonstrate that we have been attached to each other. इस मौके पर ईसाई और हिंदू मज़हब के रहनुमाओं ने दुनिया में अमन और खुशहाली के लिए इंसानी और रूहानी अक़दार को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। ETV न्यूज़, बंगलुरु। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की जानिब से ईद मिलन प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में वज़ीर आला शीला दीक्षित समेत सियासी, समाजी और मिली शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस ईद मिलन प्रोग्राम में ख्वातीन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। मेरठ के तलबा के लिए अब लैपटॉप हासिल करने का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। गुज़श्ता कुछ माह से लगातार मुलतवी हो रहा लैपटॉप तकसीम का प्रोग्राम आखिरकार तय हो गया है। मेरठ के सिटी मजिस्ट्रेट के मुताबिक 23 अगस्त को यूपी के कैंट मिनिस्टर मोहम्मद आज़म ख़ान पहली फ़हरिस्त में शामिल 8,595 तलबा को लैपटॉप तकसीम करेंगे। अब तक लैपटॉप तकसीम का प्रोग्राम वज़ीर आला की तरफ से तारीख़ तय न होने और कांवड़िया यात्रा और रमज़ान की वजह से मुलतवी हो रहा था। लखनऊ में बाज़ मजहबी हलकों की जानिब से मुस्लिम लड़कियों को सोशल साइट्स के इस्तेमाल से रोकने पर तनाज़ा पैदा हो गया है। रोशन ख्याल उलमा व ख्वातीन का कहना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में लड़कियों पर किस तरह की रोक लगाना दुरुस्त नहीं है, बल्कि इसके बेजा इस्तेमाल पर नज़र रखने की ज़रूरत है। मुल्क की नौजवान नस्ल में फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल साइट्स तेजी से मकबूल हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में बाज़ मजहबी हलकों ने हाल ही में इस पर एतराज़ जताते हुए मुस्लिम लड़कियों को इससे दूर रहने की नसीहत दी है। इस पर रोशन ख्याल हलकों में बहस छिड़ गई है। इस्लामिक सेंटर के सदर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी बहली इसे वक्त की अहम ज़रूरत करार दे रहे हैं, जबकि बज़्म ख़वातीन की सदर इसके मनफी असरात की जानिब तवज्जो दिला रही हैं। ये फेसबुक या ट्विटर या इस तरीके के सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इसके ज़रिए से आप सेकंडों में पूरी दुनिया से आपका रब्ता कायम हो सकता है। लिहाजा ये कहना कि इसका मुसलमान लड़के या लड़कियां इस्तेमाल ना करें या इससे दूर रहें या इससे दूरी अख्तियार करें, हम समझते हैं कि मुनासिब नहीं है, बल्कि शरई हुदूद में रहते हुए इसका इस्तेमाल करने में, इसके इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। तक चैटिंग और फेसबुक की बात है तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उसकी एक लिमिट होना चाहिए कि जहाँ ज़रूरी है हम अपना बायोडाटा फेसबुक के माध्यम से भेज रहे हैं या कहीं भेज रहे हैं, वहाँ ज़रूरत होगी। लेकिन जो दूसरा एक माहौल आ रहा है कि लड़कियाँ, अभी दिल्ली की रिपोर्ट मेरे पास है क्योंकि मैं औरतों में काम कर रही हूँ, कि लड़कियाँ वहाँ जो हैं 2,000-5,000 रुपये का मेकअप कराती हैं, उसके बाद फ़ोटो खिंचवाती हैं और उसके बाद फिर वो उसके ऊपर सारे ट्वीट्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि भाई बड़ी अच्छी लग रही है। ये हकीकत बात है कि गलत है, इससे समाज गलत तरीक़ा जा रही है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, मैं सब लड़कियों के लिए कहूँगी कि ये एक सेहतमंद समाज की मिसाल नहीं है। मुस्लिम लड़कियां भी इस बहस में दिलचस्पी ले रही हैं। इनके मुताबिक सिर्फ लड़कियों को ही इन साइट्स के इस्तेमाल से रोकना सही नहीं है। तो ट्विटर अच्छी चीज़ है, उससे हम लोग को कई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, करियर वाइज और हम लोग की कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होती है। आई थिंक हमें यूज़ करना चाहिए और इस चीज़ पे पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। लोगों की अलग अलग तरह की सोच है सबकी, आई थिंक यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुस्लिम हो या कोई भी धर्म की हो, सबको बराबर हर चीज़ सीखने का हक होता है। और वैसे भी फेसबुक तो आजकल के मॉडर्न ज़माने का एक नया तरीका है और लड़कियों सबको यही हक मिलना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, लड़कियों को भी देना चाहिए इसका अधिकार। And I thought कि this social sites are not only for boys, because if in this nation all are equal like boys and girls and everyone, so how could we say that it should be banned for girls? It should not be banned for the girls. इस मामले में मुस्लिम समाज की राय बटी हुई है।
लेकिन नौजवान नस्ल इसकी अहमियत से पूरी तरह वाकिफ है। उनके मुताबिक गैर जरूरी इस्तेमाल से बचने की सलाह तो ठीक है, लेकिन किसी तरह की पाबंदी या रोक दुरुस्त नहीं।